हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका अपने चैनल साविक बस्पर्स पर। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 10। ये पहली बार तो नहीं। कल तक हमने देखा कि गीतांजलि और आन्या सेम ही टेंट में बैठे हुए थे और आन्या को महसूस हो जाता है कि गीतांजलि को थोड़ी सी जेलेसी फील हो रही थी। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो गीतांजलि और आन्या दोनों टेंट के अंदर लेट चुके थे। रात के 2 बजे का वक्त था लगभग। टेंट के बाहर हवा तेज़ चल रही थी और बारिश की हल्की सी बूंदें टेंट पर टप टप कर रही थी। अंदर ठंड इतनी बढ़ गई थी कि आन्या अपने ब्लैंकेट के अंदर लिपट कर भी कांप रही थी। गीतांजलि अपनी जगह चुपचाप लेटी हुई थी, पर उसकी आंखें अभी भी खुली थी। उसकी आदतें ऐसी थी कि जल्दी नींद नहीं आती थी। शायद हम लोगों में से भी कुछ लोग होंगे जिन्हें जल्दी नींद नहीं आती है। वैसी ही कुछ आदत थी गीतांजलि की। आंखें बंद करते ही उसके दिमाग में ख्याल भर जाते थे और आज तो सामने आन्या भी थी, इसलिए बेचैनी और बढ़ गई। अचानक नींद में पलट कर आन्या बिल्कुल गीतांजलि के पास आ गई। उसका ब्लैंकेट कहीं एक तरफ सरक गया और वो सीधा गीतांजलि के साथ लिपट गई। गीतांजलि की सांसें एकदम रुक सी गई थी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, पर बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। नींद में आन्या का हाथ धीरे से सरक कर गीतांजलि की कमर पर आ टिक गया। उसने हाथ सिर्फ टिकाया नहीं बल्कि उसे कस कर बांध लिया, जैसे अपनी नींद में वो अपना सुकून ढूंढ रही हो। गीतांजलि के पूरे जिस्म में एक बिजली जैसी दौड़ गई। उसके बदन पर सर्दी से ज़्यादा गर्मी छाने लगी थी। उसके हर नर्व जैसे जाग उठा था। आन्या का सर उसके कंधे पर था। उसकी गर्म सांसें गीतांजलि के कॉलर बोन्स और गर्दन को छू रही थी। उसकी कमर पर बंधे उस हाथ की पकड़ गीतांजलि के लिए किसी जुल्म जैसी लग रही थी, एक मीठा दर्द भरा जुल्म। गीतांजलि ने अपनी आंखें बंद कर ली और दिल को समझाने की कोशिश करने लगी। ये सिर्फ नींद में है, इससे कुछ मतलब नहीं है, पर मेरा दिल क्यों इतना महसूस कर रहा है। उसने हल्का सा हाथ हिलाकर अपनी जगह बनाने की कोशिश की, पर आन्या ने उससे और मजबूती से उसकी कमर को कस लिया, जैसे छोड़ना नहीं चाहती हो। गीतांजलि की उंगलियां टेंट की दीवार को पकड़ लेना चाहती थी। वो चाहती थी कि वक्त रुक जाए और साथ ही ये भी चाहती थी कि वक्त तुरंत निकल जाए, क्योंकि उसके दिल की गति अब उसके बस में नहीं थी। टेंट में उन दोनों की सांसें थी जो अब एक दूसरे में घुल रही थी। गीतांजलि के दिल के कोने में खुद से सवाल उठ रहा था, आन्या, क्या तुम्हें खुद भी कभी पता चलेगा कि तुम्हारी मासूम हरकतें मुझे इतनी गहराइयों में खींच रही हैं। गीतांजलि बिल्कुल सीधी लेटी हुई थी, लेकिन अंदर से तूफान चल रहा था। आन्या का हाथ अभी भी उसकी कमर पर बंधा हुआ था। हर पल उस छुअन की गर्मी उसके दिल की गति को और तेज बढ़ा रही थी। उसने अपनी आंखें टेंट की अंधेरी छत की तरफ टिकाई, लेकिन दिमाग कहीं और भाग रहा था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं क्यों इतनी बेचैन हूँ? ये लड़की आन्या क्यों मुझे ऐसा महसूस करा रही है जैसे मैं अभी भी सांसें ले सकती हूँ, मैं अभी भी फिर से जीना सीख सकती हूँ। उसने होठ कस लिए। सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। आन्या की उंगलियां उसकी कमर पर बिल्कुल बेचैनी से कस कर टिकी थी। हर हल्की हरकत पर गीतांजलि को अपना बदन थोड़ा कांपता महसूस हुआ। क्या मुझे हटा देना चाहिए उसका हाथ? पर मैं हटा क्यों नहीं रही? क्यों चाह रही हूँ कि पल और लंबा हो जाए? मैं तो हमेशा अपने जज्बात को संभालना जानती थी। फिर अब फिर अब क्यों लगता है जैसे अपने ही बस में नहीं हूँ? क्यों मुझे उसकी नींद को टोकने में अच्छा नहीं लग रहा है? उसके दिल में एक और आवाज़ उठी,
ये सिर्फ़ एक बच्ची है, अभी तो अपना करियर अपने सफ़र के रास्ते पर है। और मैं गीतांजलि कपूर, जिसने अपनी ज़िंदगी के सब कुछ पीछे छोड़ दिया है। मेरे और इसके बीच क्या है? क्या हो सकता है? उसने आँखें बंद कर ली, पर उसके अंदर के सवाल और तेज़ घूमने लगे। और अगर कुछ है भी, तो क्या मुझे मान लेना चाहिए या भूल जाना चाहिए? आनंद ने नींद में और ज़्यादा अपना चेहरा उसके कंधे पर दबा लिया। उसकी गर्म सांस गीतांजलि के हाथ को छूने लगी। सॉरी, गीतांजलि के कंठ को छूने लगी। गीतांजलि का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। ये जो मैं महसूस कर रही हूँ, क्या इसे प्यार कहते हैं? ये बस एक लम्हे का कमज़ोरी है। मुझे जवाब चाहिए, पर जवाब खुद से कैसे मांगूँ? रात भर वो ऐसे उलट पलट कर रही थी, अपनी सोच में उलझी रही। नींद उसके पास आई ही नहीं। टेंट के बाहर आंधी बारिश अपना राग अलग गा रही थी, और टेंट के अंदर एक और आंधी चल रही थी, गीतांजलि के दिल के अंदर। टेंट के बाहर सूरज की पहली किरणें अंदर आ रही थी। ठंडी हवा के साथ ज़मीन भी अब भी नमी से भरी हुई थी। आन्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसका चेहरा अभी भी गीतांजलि के कंधे के बहुत करीब था। उसने एक पल को रात याद कर ली। उसका अपना हाथ गीतांजलि की कमर के इर्द गिर्द, उसका चेहरा उसके कंधे पर, और वो महसूस जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने जल्दी से आंखें बंद कर ली और अपना हाथ धीरे से वापस खींच लिया, लेकिन दिल ही दिल में ज़ोर से धड़कने लगा। ये मैंने क्या कर दिया? कितनी बेवकूफ़ थी मैं। गीतांजलि जी को क्या लगा होगा मेरे बारे में? मुझे संभलना चाहिए था, पर मैं। आन्या ने अपने दिल को डांटा। गीतांजलि उस वक्त अभी भी जाग रही थी। उसकी आंखों के नीचे थोड़ी सी हल्कापन दिख रहा था। रात भर की बेचैनी ने उसके चेहरे पर अपना असर छोड़ दिया था। आन्या एक छोटी सी नज़र उस पर डालती है और फिर जल्दी से आंखें फेर लेती है। आन्या ने एक्टिंग करनी शुरू की, जैसे कुछ याद ही ना हो। उसने अपने हाथ को स्ट्रेच किया और ज़्यादा कैजुअल टोन में कहा, गुड मॉर्निंग गीतांजलि जी। लगता है कल रात बारिश के शोर में ज़्यादा नींद ही आ गई। गीतांजलि एक पल के लिए आन्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में थोड़ा डाउट था, जैसे वो समझ गई हो कि आन्या कुछ छुपा रही है। लेकिन उसने बस हल्की सी मुस्कान दी और जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। आन्या ने फिर अपनी आंखों को नीचे झुका लिया। अंदर ही अंदर वो फिर से खुद से लड़ रही थी। मैं कितनी बड़ी इडियट हूँ। गीतांजलि जी मेरे लिए इतना अच्छा सोचती हैं, और मैं अपने जज्बात को कंट्रोल ही नहीं कर पाई। मुझे नॉर्मल बिहेव करना चाहिए था। अब मुझे एकदम नॉर्मल बिहेव करना पड़ेगा, वरना सब बिगड़ जाएगा। टेंट के बाहर कृति की आवाज़ सुनाई दी, जो बुलाने लगी, आन्या उठी क्या तुम दोनों? ब्रेकफास्ट के लिए चलते हैं। आन्या ने जल्दी से अपना बैग संभाला और गीतांजलि से ज़्यादा आँख मिलाए बिना टेंट से बाहर निकल गई। लेकिन दिल की बात वो दोनों ही छुपा नहीं पा रहे थे। सीन सीन थोड़ा आगे शिफ्ट होता है। सब लोग छोटी सी ढाबे टाइप जगह पर बैठे थे। चाय और गरम गरम पराठे की खुशबू हवा में घुल रही थी। कृति ने पहले ही एक सीट खींच ली और आन्या के पास बैठ गई। गीतांजलि सामने वाली कुर्सी पर बैठी थी, थोड़ी चुप सी, एकदम शांत। कृति ने एक मिस्चीवियस स्माइल के साथ आन्या को देखा। वैसे आन्या, रात को टेंट में नींद आई थी, या तुम गीतांजलि जी को अपनी बकबक सुनाकर जगाए रखी थी? आन्या झटके से हंसी और नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है। अरे नहीं यार, मैं तो बारिश के शोर में सीधे सो गई थी, पता ही नहीं चला रात कब निकल गई। उसकी आवाज़ में एक्स्ट्रा कैजुअलनेस थी, जैसे वो कुछ छुपाना चाहती हो। गीतांजलि ने एक पल के लिए अपना कप उठाया और बस उसकी तरफ देखा। उस नज़र में हल्का सा डाउट था, जैसे वो कह रही हो, सच में आन्या? मुझे तो नींद ही नहीं आई। कृति ने टीजिंग कंटिन्यू किया, अच्छा मतलब तुम्हें कुछ याद ही नहीं? टेंट में कैसे बारिश के बीच चिपक कर सोती थी कॉलेज टाइम में?
आन्या के चेहरे पर एक सेकंड के लिए लालिमा आ गई। उसने तुरंत पराठे का टुकड़ा तोड़ा और मुंह में डाल लिया। अरे तू भी ना कुछ भी बोलती है। गीतांजलि ने कुछ नहीं कहा, बस एक छोटी सी मुस्कान दी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। उसने आन्या के दिखावे करने को पहचान लिया था, लेकिन वो खुद भी जानती थी अभी इस बारे में बात करना सही वक्त नहीं है। उस दिन का ब्रेकफास्ट तो हंसी मजाक में निकल गया, लेकिन दोनों के दिल में एक नया सवाल पैदा हो चुका था। आन्या को याद है या नहीं, और गीतांजलि के मन में एक और खामोश सवाल घूम रहा था, क्या मैं ही बस उस रात को इतना महसूस कर रही थी। कैंपिंग के बाद सुबह सुबह वो लोग अपनी कार में थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। आन्या अपने कार में अपनी सीट पर बैठी हुई थी। कार की विंडो से हल्की सी रोशनी आ रही थी, लेकिन उसका चेहरा उदास था। तो आगे फिर है कि वो लोग वापस घर आ रहे थे, तभी बीच में थोड़ा सा ब्रेक के लिए रुकते हैं किसी छोटी सी दुकान, चाय की दुकान पर। आन्या थोड़ा अलग हटकर वॉशरूम साइड चली जाती है, और क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, तो वो उसी वॉशरूम में इधर उधर चक्कर काट रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी टेंशन थी, जैसे दिल की सारी बातें ज़ुबान पर कंट्रोल करके करे बिना आ रही हो। पागल है क्या तू आन्या, बिल्कुल पागल। वो अपने बालों को पकड़कर दीवार से लग जाती है। कल रात क्या ज़रूरत थी उनके इतना पास जाने की, क्या ज़रूरत थी उनकी कमर पकड़ने की। नींद में थी, हाँ नींद में थी, पर फिर भी क्या सोच रही होगी गीतांजलि जी मेरे बारे में। कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन होगी उनके लिए। भगवान, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ। वो फिर से बाथरूम में इधर उधर चलने लगी। बस आंखें बंद करके उसने अपने करीब महसूस किया। क्या हो गया है मुझे, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत है, बिल्कुल गलत। लेकिन फिर भी वो पल मुझे इतना क्यों याद आ रहा है। मुझे उनके साथ सुकून क्यों मिलता है। आन्या का पेस और आवाज़ दोनों तेज़ होते जा रहे थे, जैसे वो अपने दिल को के खिलाफ लड़ रही हो, लेकिन जीत उसके जज्बात की हो रही हो। उसे पता नहीं था कि दरवाजे के पास कृति सब कुछ सुन रही थी। कृति का चेहरा पहले से सरप्राइज से भरा हुआ था, फिर एक मिस्चीवियस स्माइल आ गई। वो धीरे से नॉक करके अंदर आई और दीवार से लगकर खड़ी हो गई। तो मैडम, कल रात का सीन इतना स्पेशल था। मैं सोच रही थी तुम बस सर्दी से परेशान थी, पर लगता है असली गर्मी तो कहीं और थी। आन्या झट से पलट कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में शौक और शर्म दोनों था। कृति, तू तू यहाँ, कितना सुना तूने? कृति ने ड्रामे करते हुए अपने कान को हिलाया। अरे मैं तो बस थोड़ा ही सुनने आई थी, लेकिन तुम्हारी आवाज़ तो बुलेट ट्रेन से तेज़ भाग रही थी। मतलब फुल डिटेल मिल गई मुझे। आन्या का चेहरा लाल हो गया। वो आंखों को नीचे करके बोले जा रही थी, बस बस चुप कर, कुछ भी मत सोच, मैं तो बस अपने आप से, बस गलती से। कृति उसके और करीब आकर और उसके कंधे पर हाथ रखा। गलती? गलती नहीं आन्या, कभी कभी जो दिल छुपके से चाहता है, वो ज़ुबान से गलती के नाम पर निकलता है। तो अपने दिल से लड़ रही है, पर शायद तुझे खुद ही नहीं पता है कि तू क्या फील करती है। अन्य ने आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर गिल्ट और छिपी हुई खुशी दोनों थे। शाम का वक्त था जब सब लोग कैंपिंग से वापस लौट आए। आन्या थोड़ा थकी हुई अपने कमरे में चली गई। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा बार बार फ्लैश हो रहा था, गीतांजलि जी का, जो बॉन फायर के सामने चुपचाप बैठी थी, और कृति के हर एक टच पर उसके चेहरे का रंग बदल जाता। उन्हें फ़र्क पड़ा था, मैंने देखा था। उनकी आंखों में वो सब था जो वो कहना नहीं चाह रही थी। आन्या पलंग पर बैठे बैठे सोच रही थी। दूसरी तरफ गीतांजलि अपने बंगलों में आ चुकी थी। उसने साड़ी बदल कर एक हल्का सा कॉटन का सूट पहना और मिरर के सामने खुद को देखा, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही ढूंढ रही थी, जैसे वो अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रही हो।
मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? आन्या और उसकी दोस्त जो मर्ज़ी करे, मेरा उससे क्या लेना-देना? मैं बस उसकी चिंता करती हूँ, बस उतना ही। उसने अपने दिल को समझाने की कोशिश की, लेकिन बार-बार बॉनफायर की वो इमेज याद आ जाती थी, जहाँ आन्या कृति के साथ डांस कर रही थी और उसके दिल में एक अजीब-सी जलन फिर से उठ जाती है। उधर आन्या अपने ख़्यालों में डूबी थी। तभी गीतांजलि उसके रूम नो तभी कृति उसके रूम में आई। मैडम, आपकी सोच अभी भी वहीं अटकी हुई है ना? कृति ने मुस्कान दबाते हुए बोला। आन्या ने चौंक कर कहा, तू तू यहाँ फिर से? कृति उसके पास बेड पर बैठ गई और उसके कंधे पर सर रखकर हंसी। मैं अंधी नहीं हूँ आन्या, कल रात तुम्हारी बातें मैंने सुनी थी और आज मैंने गीतांजलि जी का रिएक्शन भी देखा। क्लियर है वो तुम्हारे बीच कुछ तो है। आन्या ने अपना चेहरा छुपा लिया। बस कर कीर्ति, तू गलत समझ रही है। कृति ने और टीज़ किया। गलत? अरे मेरी जान, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ। मुझे क्लियरली दिखा कि गीतांजलि जी को जलन हो रही है जब मैं तुम्हारे करीब थी। वैसे मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि अब तो तुम्हें भी समझ आ गया होगा कि तुम्हें उनके लिए स्पेशल हो। आने की धड़कन तेज़ हो गई। उसने कृति की बातों को तो हंसी में टालने की कोशिश की, पर उसके दिल के अंदर गीतांजलि का वो बर्निंग एक्सप्रेशन बार बार आ रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। हवाओं में अब हल्की सी ठंडक थी। गीतांजलि अपने बंगलो के ड्राइंग रूम में अकेली बैठी थी। सामने दीवार पर आ सामने दीवार पर वो पेंटिंग रखी थी जो आन्या ने उसे गिफ्ट की थी। दीवार पर टंगी उस पेंटिंग को वो कई बार देख चुकी थी, लेकिन आज उस पर नज़र डालते ही उसके दिल में एक अजीब सी खलिश उठी। उसने धीरे से गहरी सांस ली। मैं क्या कर रही हूँ? क्यों मैं एक लड़की की वजह से अपने दिल को इतना डिस्टर्ब कर रही हूँ? गीतांजलि का हाथ अनजाने में पेंटिंग को छूने लगा। ब्रश स्ट्रोक्स के अंदर खुद को देखते ही उसके मन में आन्या के वो पल चलने लगे जब आन्या को उसने बारिश में कलाई पकड़ कर रोका था, जब आन्या अपने पलकों के पीछे उसके लिए छुपी हुई नज़रें छुपा नहीं पाई थी, और जब कैंपिंग के बॉनफायर पर कृति के करीब आई थी। ये सोचकर गीतांजलि दिल में एक और तीखापन चुभ गया। मुझे कैसा लग रहा था? जलन? नहीं, ये मेरा हक थोड़ी है उस पर। उसकी अपनी ज़िंदगी है, अपनी दोस्त है। मैं बस एक पड़ोसी हूँ और कुछ नहीं। गीतांजलि ने आंखें बंद की और खुद को समझाने लगी। आन्या बस एक बच्ची है। उसकी हंसी, उसकी बातें मुझे बस इसलिए खींचती हैं क्योंकि मैं इतने सालों से अकेली हूँ। हाँ, बस वही है और कुछ नहीं। मेरा दिल गलत सोच रहा है। मुझे अपने दिल को कंट्रोल करना होगा। लेकिन जितना वो अपने दिल को समझाने की कोशिश करती है, उतनी ही स्ट्रांगली आन्या की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। उसकी भीगी पलकें, उसके होठों का हल्का सा कँपकँपाना और उसके उस पल का एहसास जब आन्या ने नींद में उसकी कमर पकड़ ली थी। गीतांजलि ने अपना सर पकड़ लिया। बस करो गीतांजलि, तुम्हारी दुनिया अब उन बातों के लिए नहीं बनी है। तुम्हारा दिल तुम्हें धोखा दे रहा है। ये सब सिर्फ एक कमज़ोरी है। तुम्हें खुद को रोकना होगा। और फिर उसने एक ठंडी सी हंसी निकाली, एक हंसी जो जिसमें खुशी से ज़्यादा दर्द झलक रहा था। अगले दिन शाम को तीनों फिर से साथ बैठे थे। ड्राइंग रूम में हल्की सी पीली रोशनी थी। बाहर हल्की ठंडी हवा बह रही थी। आन्या और कृति सोफे पर साथ बैठे थे और गीतांजलि सामने वाले आर्म चेयर पर थोड़ी दूरी बनाकर बैठी थी। कृति ने हमेशा की तरह चंचल हरकतें की। उसने आन्या की ओर झुकते हुए कहा, अरे आन्या, तुझे याद है ना कॉलेज के दिनों में हम कितना पागलपन करते थे? तू हमेशा स्केच बुक लेकर भागती थी और मैं तेरे मॉडल्स बन जाती थी। आन्या हंस पड़ी और उसके गालों पर हल्की सी लाली छा गई। हाँ, वो दिन अलग ही थे, उसने धीरे से कहा। कृति अचानक और करीब खिसक आई। उसने आन्या की बाँह पकड़कर हल्का सा झटका दिया। और तू अब भी वही है, सिर्फ और ज़्यादा टैलेंटेड हो गई है। गीतांजलि की आंखें अनायास ही उसकी ओर चली गई। उसकी उंगलियों का कसाव आर्मरेस्ट पर साफ झलक रहा था। दिल के अंदर कुछ चुभा, जैसे कोई अनजाना हक छीन रहा हो। वो मन ही मन बोली, बस एक दोस्त है, सिर्फ एक दोस्त, मैं क्यों इतना रिएक्ट कर रही हूँ? लेकिन कृति ने शायद जानबूझकर गीतांजलि की तरफ
देखा और शरारती मुस्कान के साथ आन्या की ओर भी पास खिसक गई। अब उनके कंधे तकरीबन छू रहे थे। आन्या ने एक पल को गीतांजलि की ओर देखा। उसकी नज़रें साफ बता रही थी कि उसने गीतांजलि के चेहरे पर बदलता रंग देख लिया है। आन्या के दिल की धड़कनें तेज़ हो गई। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कृति के करीब आने से गीतांजलि पर इतना असर क्यों हो रहा है। गीतांजलि ने तुरंत नज़रें फेर ली और अपनी साड़ी के पल्लू को ठीक करने लगी, मगर उसके अंदर बेचैनी छुपी नहीं रह गई। उसने खुद को फिर से समझाया, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है गीतांजलि, तुम्हारी ज़िंदगी अलग है और उसकी अलग। ये सब तुम्हें इफ़ेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन दिल तो बात मान ही नहीं रहा था। आन्या जब अब कृति की ओर हंसकर जवाब दे रही थी, लेकिन उसकी आंखें चोरी चोरी गीतांजलि की तरफ ही झांक रही थी। और गीतांजलि, वो बस अपनी हंसी और भावों को दबाकर चुपचाप बैठी रही। क्या होना था आगे जाने के लिए सुनते रहिए। ये पहली बार तो नहीं, ओनली ऑन सैफिक विस्पर्स। थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर लवलीज।